ओके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो बेटा, हमारा जो टॉपिक जो आज का है वो है हमारा टॉपिक दैट इज़ आवर एनवायरनमेंट। ये है हमारा टॉपिक आवर एनवायरनमेंट, और ये है क्लास 10th जो है, क्लास 10th में जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी का ये है चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है। और इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है, हम थोड़ा बहुत वो ओवरव्यू इसका देखेंगे। इस लेसन में हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट होता क्या है, यानी अगर हम एनवायरनमेंट को देखते हैं, इस एनवायरनमेंट को क्या कहते हैं, इसके अंदर हमें क्या 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 देखना है। फिर दूसरा हमें देखना है इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये चीज हमें देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है इस लेसन में इकोसिस्टम एंड इट्स टाइप्स। और एक चीज दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम ये चीज हमें पढ़ना है इसमें, इस लेसन में। और एक चीज पढ़ना दैट इज फूड चेन, फूड वेब, ये पढ़ना है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ये पढ़ना है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। और एक चीज हमें पढ़ना है इस लेसन में दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। और एक चीज पढ़ना है दैट इज वेस्ट एंड इट्स टाइप्स। ये सारे टॉपिक्स हमें इस लेसन में क्लियर करने हैं। तो जैसा कि आप इस जो हमने यहाँ पे टर्म यूज की आवर एनवायरनमेंट, ये एनवायरनमेंट वर्ड जो है, ये वर्ड हम बहुत बार सुनते हैं, यानी मुझे लगता है हर वक्त सुनते हैं ये चीज़। किसी को भी कहते हैं आपका एनवायरनमेंट कैसा है, उसका एनवायरनमेंट ऐसा है इसीलिए वो ऐसा बन गया, उसका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए। तो ये चीज़ हम सुनते हैं, तो इससे आपको पता चलेगा हाँ हम ये एनवायरनमेंट का टर्म जो है ये है क्या। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली टर्म जो हमारे पास है वो है यही एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है क्या, ओके। तो हमारा जो टॉपिक जो है, पहला टॉपिक इस लेसन का वो है आवर एनवायरनमेंट, या हमारा जो टॉपिक जो है वो है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? द टर्म एनवायरनमेंट, ये जो एनवायरनमेंट जो है, द टर्म एनवायरनमेंट, द टर्म एनवायरनमेंट इज derived from a French word, environ. ये इम्पोर्टेंट है, ये जो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, एनवायरन, विच मीन्स, इसका मतलब क्या है? which means to encircle, which means to encircle or surrounding or surround,
यानी ये जो एनवायरनमेंट जो है, ये टर्म जो एनवायरनमेंट जो है, ये असल में कहाँ से हासिल की गई, क्या कहाँ से निकाली गई? एक फ्रेंच वर्ड से निकाली गई, जिस फ्रेंच वर्ड का नाम है एनवायरन। और इस एनवायरन का मतलब होता है एन सर्कल, या इसका मतलब होता है सराउंड। जैसे हम लोग कहीं पे कहते हैं ना लोअर क्लास में, जब कोई क्वेश्चन होता है, प्लीज एन सर्कल द ऑड वन। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई वर्ड हमने लिखा, हम कहते हैं इस वर्ड को एन सर्कल करो, तो हमने इसको एन सर्कल किया। एन सर्कल का मतलब इसके आसपास हमने एक सर्कल बनाया। तो ये जो बीच में ये पॉइंट बन गया, पॉइंट यहाँ पे ये है, इसके आसपास हमने सर्कल बनाया। तो इस सर्कल के अंदर जितने भी पार्ट्स आएंगे, फिर वो सारे पार्ट्स इस पॉइंट के एनवायरनमेंट बन जाता है। इसी तरह उसको कहते हैं एन सर्कल या सराउंड। सराउंडिंग मतलब जैसे हम लोग हमारे घर में, हमारे घर के आसपास क्या है, वो हमारा एनवायरनमेंट है, तो उसको भी क्या हम कह सकते हैं, एनवायरनमेंट कहते हैं। अब ये जो एनवायरनमेंट जो है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन जो है एनवायरनमेंट की है, इसकी डेफिनेशन है इट मे बी डिफाइंड, इट मे बी डिफाइंड as the physical and biological surroundings, biological surrounding of an organism, where it lives, जहाँ पे वो रहता है। तो इसका मतलब क्या है, डेफिनेशन क्या है हमारी? डेफिनेशन है इट मे बी डिफाइंड एज अ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग का मतलब होता है एक इंसान या कोई ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म जहाँ पे भी रहता है, जैसे वायर इट लिव्स, ये जहाँ पे भी रहता है, तो जिस जगह ये रहेगा, वहाँ उस जगह उसको दो कंपोनेंट्स उसके इर्द गिर्द होते हैं, उसकी सराउंडिंग में होते हैं। एक कंपोनेंट होता है उसका ये फिजिकल कंपोनेंट, दूसरा वहाँ पे होता है उसको बायोलॉजिकल कंपोनेंट, क्योंकि यही दो कंपोनेंट्स उसको जिंदा रखते हैं, उसको वहाँ पे लाइव रखते हैं, उसको वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ये दो पॉइंट उसको जरूर होने चाहिए। जैसे फिजिकल पॉइंट जो है, फिजिकल पॉइंट में आता है, जैसे एयर है फिजिकल पॉइंट में, ये उसको जरूरी है, वाटर है ये जरूरी है, सनलाइट है ये जरूरी है, या सॉइल जो है ये उसके लिए जरूरी है। ये सारे फिजिकल पॉइंट्स हैं जो उसको आसपास होते हैं आयर रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए। बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स होता है, जैसे प्लांट्स हैं उसको साइड में, एनिमल्स हैं या बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आसपास होते हैं, जिनसे वो अपना कोई फूड वहां से हासिल करता है, या कोई भी प्रोडक्ट्स इनसे हासिल करता है, जिससे वो क्या रहेगा, जिससे वो सर्वाइव रहेगा। तो दोनों कंपोनेंट्स उसको होता है, उस चीज को हम कहते हैं सराउंडिंग। इट में भी डिफाइंड एज अ फिजिकल कंपोनेंट्स भी होने चाहिए, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी होने चाहिए, जिससे एक ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा, एक ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा, जहाँ पे वो रहता है वो वहां पे जिंदा अच्छी तरह रहेगा। दूसरी डेफिनेशन इसकी क्या है? दूसरी डेफिनेशन है इसकी, ये हो गया एक डेफिनेशन। अब दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? दूसरी डेफिनेशन है इसकी इट इज द टोटल सम। दूसरी डेफिनेशन इसकी लिखेंगे, दूसरी डेफिनेशन है इट इज द सम ऑफ ऑल सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फीचर्स which constitute all surroundings of man or a living organism who is both creator
and modular of this environment। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये जो एनवायरमेंट जो है ये सम है। सम किन किन चीजों का? सोशल कंपोनेंट्स का सम है, इकोनॉमिकल कंपोनेंट्स का सम है, बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स का सम है, फिजिकल कंपोनेंट का सम है, या केमिकल फैक्ट फीचर जो है उसका सम है। जो सारे जो सारे कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट यानी सारे कंपोनेंट्स मिलके और कंस्टिट्यूट ऑल सराउंडिंग बनाते हैं। सराउंडिंग किसका? एक इंसान का, एक मैन का वो बनाते हैं। मैन में दोनों चीज आ सकते हैं, उसमें फीमेल एंड मेल वो दोनों आ सकते हैं। उसके लिए ये सारे कंपोनेंट्स एक सराउंडिंग बनाता है। और यही मैन क्या होता है? यही मैन इस एनवायरमेंट को क्या होता है? बहुत क्रिएटर, इसको बनाता भी, मॉड्यूलर एक तरीके से बनाता है, क्रिएट भी करता है यही इंसान। और उस वही इंसान इस एनवायरमेंट को अच्छी तरह कैसे वो इस एनवायरमेंट को रखेगा वही ये करता है। तो ये दूसरी डेफिनेशन है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज द सम ऑफ ऑल द सोशल, इकोनॉमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल फीचर्स। ये सारे फीचर जब सारे मिल जाएंगे, वो सारे मिलने के बाद वो एक सराउंडिंग में एक इंसान के या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के आसपास वो रहेंगे, जिसकी वजह से वो एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, वही क्या होता है? हु इज बोथ क्रिएटर, जो क्रिएटर भी होता है, जो बनाने वाला भी होता है, और मॉड्यूलर, और उसको मॉड्यूल भी, उसको अलग अलग तरीकों में अपने एनवायरमेंट को रखने वाला भी होता है, उसको चेंज करने वाला भी होता है। दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंट। उस चीज को हम कहते हैं एनवायरमेंट कहते हैं। अब दूसरा और एक बात, अब ये जो एनवायरमेंट जो है, इस एनवायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। किसके? इस एनवायरमेंट के कुछ कंपोनेंट्स हैं। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं इस एनवायरमेंट के, जिसको हम लिखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। क्या लिखते हैं? हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के कंपोनेंट्स कौन कौन से? अब एनवायरमेंट जो है इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट जो है हमारे एनवायरमेंट का दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। ये चीज याद रखना, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम अलग है, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंट अलग है। नेक्स्ट वन दैट इज लिथोस्फीयर। और लास्ट जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। लास्ट कंपोनेंट। अब इसमें पहला जो पार्ट जो है, पहला जो पार्ट जो है देयर इज एटमॉस्फेयर। व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेयर? एटमॉस्फेयर किसको कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं एटमॉस्फेयर कंसिस्ट्स ऑफ ऑल कंसेप्ट मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं, मिक्सचर ऑफ गैस, या इट इज द आउटर एनवलप ऑफ आवर अर्थ। एनवलप जो होता है, जैसे हम किसी चीज को एनवलप में रखते हैं, उसके एनवलप उसके सराउंडिंग में होता है। तो इसी तरह हमारी अर्थ जो, हमारी अर्थ के चारों तरफ एक एनवलप होता है। वो एनवलप किसका होता है? वो एनवलप होता है इन गैसेस का बना होता है, उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। इसको और एक नाम कहते हैं, इसको आयर भी हम कहते हैं, आयर भी कह सकते हैं इसको। अब आयर के अंदर गैसेस भी है, आयर के अंदर वाटर वेपर्स भी है, वाटर वेपर्स जो है वो भी इसके अंदर होते हैं, और कुछ फाइन पार्टिकल्स भी होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। अब एयर के अंदर जो गैसेस होते हैं वो कौन कौन से गैसेस पाए जाते हैं? जो गैसेस के अंदर होते हैं, एक गैस होता है दैट्स कॉल्ड नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये गैस पाया जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन होते हैं 78%।
वो इसकी परसेंटेज जो है वो 78%। इसी तरह ये पहला गैस है। दूसरा गैस जो है वो है ऑक्सीजन, जिसकी कंसंट्रेशन है 21%। फिर उसके बाद तीसरा कंपोनेंट जो होता है दैट्स कॉल्ड एर्गॉन। एर्गॉन जो है इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.91। फिर और एक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड CO2, दैट इज 0.035% Hg होते हैं इसके। इसके अंदर होता है और एक दैट इज अदर गैसेस। अदर गैसेस इसमें पाए जाते हैं। वो अदर गैसेस कितने होते हैं? वो होते हैं इन ट्रेस अमाउंट। अदर गैसेस में कौन कौन से आते हैं? अदर गैसेस में नियोन आता है, हीलियम आता है, और इसके साथ इसके अंदर होता है सिक्स्थ वाला, वो होता है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स होते हैं। तो ये है इस एयर के अंदर, इस एटमॉस्फेयर के अंदर। तो एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस का बना होता है। ये एक आउटर एनवलप होता है अर्थ का। अर्थ जो हमारी है उसका आउटर एनवलप जो है वो है ये एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर बना होता है बहुत सारे गैसेस का बना होता है, बहुत सारे वाटर वेपर जो होते हैं उसमें इसका बना होता है, और कुछ फाइन पार्टिकुलेट मैटर का भी बना होता है। मगर जो गैसेस इसके अंदर होते हैं वो कौन कौन सा है? एक इसमें होता है नाइट्रोजन, जिसकी कंसंट्रेशन 78% होती है, और ऑक्सीजन 21% होता है, एर्गॉन होता है 0.91%, और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कंसंट्रेशन होती है 0.035, और फिर उसके बाद अदर गैसेस जिनका अमाउंट बहुत कम होता है, और होता है इसके अंदर वाटर वेपर्स पाए जाते हैं। तो ये है हमारा पहला पार्ट, पहला कंपोनेंट, दैट इज एटमॉस्फेयर, जो इसके अंदर पाया जाता है इस एनवायरनमेंट के अंदर। आया समझ यहाँ तक? ओके। अब ये जो एटमॉस्फेयर जो है, इस एटमॉस्फेयर में ये सारे गैसेस जो होते हैं, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, एर्गॉन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, अदर गैसेस हो, वाटर वेपर्स हो, ये अलग अलग लेयर्स में पाए जाते हैं। वो अलग अलग लेयर्स कौन कौन से हैं? वो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स। एटमॉस्फेयर में जो अलग अलग मेन लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स कौन कौन से? वो लेयर्स होते हैं इसमें पहला लेयर दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर जो होता है, या थर्मोस्फेयर इसमें और एक होता है, मैग्नेटोस्फेयर भी होता है। तो अलग अलग स्फेयर्स होते हैं। अलग अलग स्फेयर्स में ये अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि ये चीज आपने पढ़ा है क्लास 9th में, यहाँ पे हमें वो चीज नहीं पढ़नी, ये बेसिक है। फिर उसके बाद दूसरा कंपोनेंट जो है, दूसरा कंपोनेंट है यहाँ पे हमारा, वो है हाइड्रोस्फीयर। दूसरा कंपोनेंट, पहला कंपोनेंट है कौन सा? पहला कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर कहते हैं उस कंपोनेंट को जिस कंपोनेंट में मिक्सचर होगा गैसेस का। गैसेस अलग अलग होंगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस और वाटर वेपर्स। और इसके साथ ये गैसेस जो होते हैं ये एक एनवलप जैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी अर्थ, यहाँ पे इस अर्थ के आसपास एक ऐसा लेयर होता है चारों तरफ, और यही लेयर किसका बना होता है? ये लेयर बना होता है गैसेस का, और उस लेयर को कहा जाता है एटमॉस्फेयर, या उसको कहा जाता है एयर कहा जाता है। हो गया एक पहला कंपोनेंट इसका। अब दूसरा कंपोनेंट जो है, दूसरा कंपोनेंट इसमें है दैट इज हाइड्रोस्फीयर। दूसरा कंपोनेंट। अब हाइड्रोस्फीयर जो है, हाइड्रोस्फीयर क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर होता क्या है? ये दूसरा कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर। अब हाइड्रोस्फीयर जो है, यहाँ पे अगर हम इसको देखेंगे, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। को हाइड्रोस्फीयर क्या कर सकता है? इट कंसिस्ट्स ऑफ ओशंस। ओशन जो होते हैं वो भी इसमें आ जाता है, सीज वो आता है, रिवर्स ये आता है इसमें, स्ट्रीम्स आता है, ग्लेशियर्स आता है, लैक्स आता है, पॉन्ड्स इसमें आते हैं, या पोलर आइस कैप्स आते हैं, पोलर आइस कैप्स आते हैं इसमें, या शैलो ग्राउंड वाटर जो है वो आ जाता है, या सरफेस वाटर।
तो इनको पढ़ना, इसको इन सब के बारे में जानना, तो उसको कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। वो हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जिसमें हम पानी के बारे में जानेंगे। यानी पानी चाहे वो ओशन का हो, चाहे वो सी का हो, चाहे वो रिवर का हो, स्ट्रीम्स ग्लेशियर्स में पानी हो, लेक्स में पानी हो, पॉन्ड्स में पानी हो, पोलर आइस कैप्स में पानी हो, या ग्राउंड वाटर में पानी हो, तो वो सारा आ जाता है किसमें? वो सारा आ जाता है इस हाइड्रोस्फीयर में आ जाता है। अब इस अर्थ के ऊपर जो कंसंट्रेशन है, इस अर्थ के ऊपर जो कंसंट्रेशन है इस वाटर की, वो क्या है? अगर हम इस अर्थ में देखेंगे, इस अर्थ में 71% जो है वो है पानी, 71% क्या है? वो है वाटर। 29% जो है, 29% इसमें है लैंड। किसी बुक में लिखा होगा 70% होता है पानी और 30% लिखा होता है वहां पे लैंड। एक्चुअल जो है, एक्चुअल 70% है, 71% है ये, और 29% है लैंड। अब इस लैंड को तो हमें नहीं देखना है, हमें क्या देखना है? हमें इस वाटर को देखना है, ये वाला चीज हमें देखना है 71%। इस 71% में से, इस 71% में से जो हम देखते हैं वो पानी को, जो वो है 97% जो इसमें है, 71% 97% जो है वो है साल्ट वाटर। साल्ट वाटर, या जिसको हम कहते हैं मैरीन वाटर, जो खासकर मैंने यहाँ पे लिखा ओशंस या सीज जो है इसके अंदर जो पाया जाता है। अब बच जाता है यहाँ पे, जो यहाँ पे 3% जो है, 3%, वो 3% क्या है? वो है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर 3%। अब इसको तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन है, और इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होती है? वो होते हैं 35% होते हैं इसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन। जो खासकर ओशंस एंड सीज में जो पानी होता है उसके अंदर साल्ट कंसंट्रेशन होते हैं 35%, और इसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, इसको हम पी नहीं सकते, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं हो सकता। अब हम यूज क्या करते हैं? अब हम यूज करते हैं ये वाला पार्ट, हम यूज करते हैं दैट इज फ्रेश वाटर। मगर हम ये 3% जो हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेश वाटर का, ये भी हम पूरा यूज नहीं करते। इस 3% में से 2% जो पानी जो है फ्रेश वाटर का, ये 2% किसमें? 2% है एक तो ग्लेशियर्स के अंदर। ये 2% किसके अंदर? 2% होता है ग्लेशियर्स के फॉर्म में, या होता है पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में, पोलर आइस कैप्स के फॉर्म में होता है। तो ये भी हम यूज नहीं कर सकते, ये भी हम यूज नहीं करते। अब इसमें बच जाता है 1%, इसमें बच जाता है कितना? 1% बच जाता है। वो 1% कौन सा है? वो 1% आता है, अब 1% जो यहाँ पे है, इस 1% में से 90% जो इसका है, इस 1% का, वो 90% को क्या है? वो 90% है ग्राउंड वाटर। ये वाला 90% जो पानी है वो कौन सा है? वो है ये 90% ग्राउंड वाटर। अब बच जाता है कितना? बच जाता है वहां पे 10% बच जाता है। वो 10% क्या है? वो 10% है सरफेस वाटर। वो 10% क्या है? वो 10% है सरफेस वाटर होता है। अब 10% में कौन सा आएगा? एक इसमें आएगा स्ट्रीम्स आएंगे, इसमें आएंगे रिवर्स आएंगे, इसमें आएंगे जो खासकर पॉन्ड्स जो हैं वो आएंगे, इसमें जो सरफेस पे पानी होता है, या लेक्स जो वो सरफेस पे होता है, और उसको कहा जाता है सरफेस वाटर। ये आ जाता है किसके अंदर? ये आ जाता है इस हाइड्रोस्फीयर के अंदर आ जाता है। वो हाइड्रोस्फीयर को क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर में ओशंस या पानी जहां जहां पे भी होता है, चाहे वो पानी किसी भी शक्ल में हो, चाहे वो पानी की कंपोजिशन क्या भी हो, कोई भी हो, तो वो हम सारा किसके अंदर पढ़ते हैं? हाइड्रोस्फीयर के अंदर पढ़ते हैं। तो अब हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या आता है? वो ओशंस आते हैं, सीज आते हैं, रिवर्स स्ट्रीम्स आते हैं, लेक्स आते हैं, पोलर आइस कैप्स, शैलो ग्राउंड वाटर या सरफेस वाटर आता है। अब ये हाइड्रोस्फीयर कितना है अर्थ के ऊपर? अर्थ के ऊपर 71% होता है पानी, और 29% होती है लैंड। इस 71% में से 97% जो है वो है साल्ट वाटर, और 3% है फ्रेश वाटर। इस साल्ट वाटर को यूज हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन होते हैं साल्ट की, वो है 35%। अब 3% बच जाता है, दैट इज वो 3% के वो है फ्रेश वाटर। इस फ्रेश वाटर में 2% जो है वो यूज करते हैं एज ए ग्लेशियर्स में पाया जाता है, या पोलर आइस कैप जो है वहां पे पाया जाता है। तो ये भी हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो अब फ्रेश वाटर कितना बच जाता है? वो बच जाता है 1%। 1% में से 90% जो इसका पानी जो है वो पानी होता है अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर, जिसको वाटर टेबल हम कहते हैं। अब सिर्फ कितना होता है? सिर्फ होता है 10%। वो 10% किसके अंदर है? वो 10% होता है स्ट्रीम्स के अंदर, 10% होता है रिवर्स के अंदर, 10% होता है लेक्स के अंदर, उसको हम कहते हैं सरफेस वाटर, उसको कहते हैं। तो यह है कौन सा पार्ट? यह है दूसरा पार्ट था
जिसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर जिसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट और एक पार्ट है दैट इसमें जो तीसरा कंपोनेंट है, वो तीसरा कंपोनेंट क्या है, वो तीसरा कंपोनेंट इसका लिथोस्फीयर। तीसरा कंपोनेंट है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है? अब ये जो वर्ड जो है यहाँ पे लिथो का मतलब होता है ये निकला है ग्रीक वर्ड से। लिथो जो है ये निकला है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड लिथोस। लिथोस, इस लिथोस का मतलब होता है रॉकी या स्टोन, ये होता है। तो लिथोस्फीयर क्या है? इट्स द टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच द कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिन रेस्ट्स। यानी लिथोस्फीयर किसको हम कहते हैं? इट इज द टॉप क्रस्ट ऑफ द अर्थ। अर्थ का जो ऊपर वाली सतह जो है, अर्थ का जो ऊपर का सेक्शन जो है, जिस सेक्शन में हम क्या देखते हैं? कंटिनेंट्स देखते हैं, ओशंस को देखते हैं, या बहुत सारे इस पार्ट्स को देखते हैं, दैट इज कॉल्ड लिथोस्फीयर उसको कहते हैं, जिसमें खासकर रॉक्स आ जाएंगे। तो ओशन बेसन, ओशन बेसन का मतलब जो नीचे वाला पोर्शन जो होता है ओशंस का। तो जैसे हम ओशंस ऐसे देखते हैं, ये जो नीचे वाला पोर्शन जो है इट इज कॉल्ड बेसन, ये उसका नीचे वाला बेसन। इस बेसन को भी हम कहते हैं, यहाँ पे भी रॉक्स पाए जाते हैं, यहाँ पे पत्थर पाए जाते हैं, उसको भी हम कहते हैं लिथोस्फीयर उसको कहा जाता है। तो ये हो गया लिथोस्फीयर का पार्ट। फिर उसके बाद इसमें और एक कंपोनेंट आता है, लास्ट कंपोनेंट, वो कंपोनेंट है इस एनवायरनमेंट का, वो है बायोस्फीयर वाला, लास्ट वाला पार्ट, दैट इज बायोस्फीयर। लास्ट पार्ट बायोस्फीयर क्या है? अगर इस बायोस्फीयर को देखेंगे हम, बायोस्फीयर भी निकला है दो वर्ड्स का। एक वर्ड जो है बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी ये वो स्फीयर है जिस स्फीयर में हम क्या देखते हैं? लाइफ को एग्जिस्ट देखते हैं। यानी इट इज दैट लेयर ऑफ द प्लेनेट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। गो दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट लेयर ऑफ आवर अर्थ का वो लेयर जिसमें क्या होता है? वायर, जहां पे क्या होगा? जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। और ये जो बायोस्फीयर जो है, ये बायोस्फीयर कैसे बनता है? ये बनता है जब इसके अंदर ये चार कंपोनेंट्स होंगे। यानी एक तो जो पहला कंपोनेंट हमने पढ़ा दैट इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हमने पढ़ा, ये होना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा हाइड्रोस्फीयर, ये हमने पढ़ा। लिथोस्फीयर जो ये हमने पढ़ा। तो ये तीनों कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं तो ये तीनों कंपोनेंट्स क्या करते हैं? ये बनाते हैं एक कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ये बनाते हैं बायोस्फीयर। तो ये क्या हो गया? इट इज द सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम्स। एटमॉस्फेयर का अलग सेक्शन या हाइड्रोस्फीयर का अलग सेक्शन, ये लिथोस्फीयर का अलग सेक्शन, जब यही सारे मिल जाते हैं, ये सारे मिल जाएंगे, चार लेयर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, हाइड्रोस्फीयर मिल जाएगा, लिथोस्फीयर मिल जाएगा, तो ये क्या बनाएंगे? ये बनाएंगे बायोस्फीयर। अब लाइफ क्या है? लाइफ वहां पे एग्जिस्ट हो सकती है, क्योंकि लाइफ तब एग्जिस्ट हो जाएगी जब वहां पे एयर होगा। लाइफ तब एग्जिस्ट होगी जब वहां पे सॉइल या जब वहां पे अर्थ होगी, जब वहां पे रॉक्स होंगी, जब वहां पे नीचे बेस होगी। लाइफ तब एग्जिस्ट हो जाएगी जब वहां पे वाटर पाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। तो इस चीज को हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो चार कंपोनेंट्स होते हैं एनवायरनमेंट के। पहला कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, दूसरा कंपोनेंट है हाइड्रोस्फीयर, तीसरा कंपोनेंट है इसमें लिथोस्फीयर, और चौथा वाला कंपोनेंट जो है वो कौन सा है? वो है ये बायोस्फीयर। ये हो गया इस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर जो है ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे इसमें, वो देखेंगे इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है वो है इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।